आज 30 अगस्त 2024 को एक बार फिर इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस मनाया जा रहा है, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन के मुताबिक जो है 2011 से हर साल मनाया जाता है। ये भी एक ह्यूमन राइट्स का, मानवाधिकार का एक हिस्सा है। मैं समझता हूँ कि जो ये प्रस्ताव पास किया था, जब ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनफोर्स डिसअपीयरेंस ये रेजोल्यूशन पास हुआ था, तो इसके पीछे मेनली बात ये थी कि जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या पुलिस हैं या इसी किस्म की दूसरी आर्म्ड हथियारबंद या जासूसी एजेंसियां हैं, ये आदमियों को गायब करती है, उनका टॉर्चर करती है और उनकी हत्या भी कर देती है। पॉलिटिकल अपोनेंट्स जो होते हैं उनको भी किडनैप किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, उनका भी मर्डर कर दिया जाता है। तो शायद इसी रेफरेंस में यह रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पास किया था, जिसको तकरीबन यूरोप के सभी कंट्रीज़ ने, अफ्रीका वगैरह ने, नॉर्थ अफ्रीका में सभी ने उसको एक्सेप्ट किया था और उस पर अमल भी किया। शायद इसकी वजह ये रही कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1911 और 14 के बीच में, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई 1941 और 45 के बीच में, उसमें बड़े पैमाने पे आदमियों के साथ गायब हुए, मरे। और उसके बाद फिर जब ये कम्युनिस्ट कंट्रीज आई, कोल्ड वॉर चालू हुई, जब सोवियत रशिया बना, सोवियत यूनियन बना, तो वहाँ पे उस टाइम जो होते पॉलिटिकल अपोनेंट्स को किडनैप करने का, उनको टॉर्चर करने का और उनका मर्डर करने का सिलसिला चला। तो ये शायद उस कॉन्टेस्ट में ये रेजोल्यूशन पास किया गया था, बहुत सालों के बाद पास किया गया, और ये चीज़ें चलती रहीं। मगर ये से किडनैपिंग जो है या ये डिसअपीयरेंस जो है, ह्यूमन राइट्स का तो हिस्सा ठीक है, किसी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसको आप किडनैप करते हो, डिसअपीयर करते हो, वो कोई भी करे, उससे वो आदमी तो भुगतता ही है, उसका परिवार भी दुखी होता है। मैं इसके पीछे बहुत सारे ये तो पॉलिटिकल रीजंस हैं। ये जो 200 साल पहले नेशनहुड का जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था, रिवॉल्यूशन हुआ था, उसमें बहुत सी चीज़ें हुई। मैं इसमें धार्मिक मामला जो रिलीजन को लेके बहुत सी चीज़ें हुई, जैसे बच्चों को किडनैप कर लिया, लड़कियों को किडनैप कर लिया, उनको नन बना दिया, लड़कों को किडनैप किया, उनको धार्मिक शिक्षाएं देकर उनको फादर बना दिया चर्चेस में। क्रिश्चियनिटी में ये हुआ, इस्लाम में भी इसी किस्म की चीज़ें हुई, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में भी ये चीज़ें हुई, सब में ही ये चीज़ हुई है, कोई नई बात नहीं है। तो ये रेवोल्यूशन हुआ तो यूरोप में, जो कि मुझे शायद ज़्यादा हुआ होगा, तो इसलिए उन्होंने तो सबने इसको अडॉप्ट कर लिया। मगर साउथ एशिया में जो जिसके 3 पार्ट हो गए मेजर जो है, बांग्लादेश, भारत, इंडिया और पाकिस्तान, इन्होंने अडॉप्ट नहीं किया। मगर भी रिसेंटली जब बांग्लादेश में तकरीबन 1000 आदमियों के मरने के बाद जो पुलिस ने मारा या और किसी ने मारा, हत्याएं हुई, 1000 से ज़्यादा हत्याएं हुई हैं। अभी 5 अगस्त 2024 को वहाँ पीपल्स जनता का उपनाव आया, प्रधानमंत्री को देश छोड़ गया, भागना पड़ा। उनके साथियों के खिलाफ केस रजिस्टर हो रहे हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ, हसीना के खिलाफ भी, शेख हसीना के खिलाफ भी केस रजिस्टर हो रहे हैं।
तो ये सब पॉलिटिकल गेम होता है। अपोजिशन वालों को जेल में डाल दो, किडनैप कर लो, उनकी हत्याएं कर दो, ये सब पॉलिटिक्स में होता है। नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, सब पहले भी होता होगा, जिसकी शायद मुझे नॉलेज नहीं है। मगर ये किडनैपिंग जो होती है या डिसअपीयरेंस जो होती है, इसमें धर्म का भी बहुत बड़ा हाथ है और परिवार का भी बहुत बड़ा हाथ है। दोनों ही चीज़ें हैं। जब माँ बाप जो है अपने छोटे छोटे बच्चों को, छोटे 2-3, 4 साल के बच्चे थे, उनकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं कि खाता नहीं तो उसकी पिटाई करते हैं। तो और थोड़ा बड़ा बच्चा होता है तो पढ़ता नहीं है, उसका पढ़ने में शौक नहीं होता या समझ नहीं पाता, उसका खेल की तरफ ध्यान होता है, सभी का होता है, तो उसके फिर पिटाई करते हैं। मैंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन, पोते पोतियों की पिटाई होते देखा बेरहमी से। इसमें माताओं का तो हाथ कम होता है, ज़्यादातर मूल पिता का ही होता है। और जब फिर वो बच्चे बड़े होने लगते हैं तो सोचते हैं कि इस पिटाई से, जुल्म से बचने के लिए कहीं भाग जाए, निकल जाए, जिससे अपने पिता के शिकंजे से आज़ाद हो सके, इस पिटाई से बच सके। बच्चों के मन में ही दिमाग आती है बात। तो और जब हम देखते हैं कि दो हमारे छोटे छोटे बच्चों को, पोते पोती को हमारा बेटा मार रहा है, तो हमें दुख होता है, तकलीफ होती है। मैं बोल नहीं सकते, हम कुछ कह नहीं सकते कि हमारा बेटा हमसे लड़ने के लिए आ जाएगा। पढ़ाई में बच्चे पढ़ते हैं, सब बच्चे अच्छे विद्वान तो होते हैं, सब इंटेलिजेंट तो होते हैं। उसकी इंटेलिजेंस किस तरफ है, कहाँ उसका शौक है, ये उसका अपना है, सबका अलग अलग होता है। तो मैं समझता हूँ एक तो जो पॉलिटिकल रीजन को हम छोड़ दें, नेशन स्टेट के सोचने को छोड़ दें, तो समाज जो है, समाज का जो हमारा ढांचा है, वो भी उसके लिए बहुत जिम्मेवार है। मेरे भी बच्चे हुए, छोटे थे, मुझे याद है मैंने किसी बच्चे को कभी मारा नहीं। डांटता तो बहुत जोर से था, डांटता नहीं था, डांटता था, मारता कभी नहीं था अपने बच्चों को। किसी बच्चों को मैंने अपने नहीं मारा। मगर मैंने अपने पोते पोती को पिटते हुए देखा है, और बहुत बुरी तरह पिटते हुए देखा। तो एक तो पारिवारिक जो हिस्सा है, घरेलू हिस्सा जो है, जिसका किसी को बात नहीं होता। हालांकि यूरोप में तो इस किस्म के कानून बने हैं कि आप अपने बच्चों को भी नहीं पीट सकते। छोटे छोटे बच्चे पुलिस में कोई इत्तला दे देते हैं, शिकायत कर देते हैं, होता है वहाँ। मगर हिंदुस्तान में अभी सामाजिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था ऐसी, उसका विकास नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो एक तो ये पारिवारिक जो परिवार की घरेलू हिस्सा है, उसके पीछे ये भी वजह है। तो दूसरी वजह क्या होती है कि ये धार्मिक जो किडनैपिंग होती है, जैसे मेरा भांजा, मेरी बहन का लड़का, मेरी बहन के 4 लड़के थे, उनमें सबसे छोटा लड़का जो था सुभाष चंद्र गोयल, भोपाल में पढ़ता था जब 8वीं क्लास में। वो एक दिन गायब हो गया। सब बच्चे जैसे घर के बाहर गोविंदपुरा से, जो BHL की एक कॉलोनी थी, उससे गायब हो गया। बहुत ढूंढा ढांढा, पता नहीं चला। पंडे पड़ियों से भी पूछा, जोर से भी पूछा, कुछ पता ही चला। मेरे बहनोई जो होते बहुत धार्मिक विचारों के आदमी थे, बहुत भाग दौड़ की, नहीं पता चला। आखिर में थक के छोड़ दिया। भूलने की कोशिश की, भूलता था, माँ बाप भूलते तो नहीं है, भूलने की कोशिश की। मगर वो बच्चा भी दुख पाता है। वो 8वीं क्लास में पढ़ता था, 14-15 साल का रहा होगा उस जमाने में। ये लगाए कि 5 साल का बच्चा स्कूल जाना चालू करता है, तो 12, 13, 14 साल का रहा होगा।
उस बच्चे ने तो दुख पाया ही पाया, साथ में माँ बापों को भी बहुत दुख हुआ। बच्चा अच्छा हो, बुरा हो, अपाहिज हो, हैंडीकैप हो, नालायक हो, वह चला जाता है तो माँ बापों को दुख होता है। वो ये नहीं वो सोचते कि चलो इससे जान छूटी, बना छूटी, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये कुदरत का नियम नहीं है। तो सभी माँ बापों को बच्चों को प्यार से पालना चाहिए। तो जब उन बच्चों को जब पिट पिट के वो जब समझने लगते हैं, बड़े होते हैं, उनमें नाराजगी की कि भाई किस तरह से जान छुड़ाए, इससे बच्चे, तो वो अपने आप ही चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं बच्चे। फिर माँ बाप उनको ढूंढते फिरते हैं, कभी मिल जाते हैं बच्चे, कभी नहीं भी मिल पाते, या कभी बच्चे अपने आप भी लौट के आ जाते हैं। ऐसा भी होता है, ऐसा काम होता है, क्योंकि वो सोचते हैं वापिस जाऊंगा लौट के तो फिर पिटाई होगी। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर जो है। तो हम आज इंटरनेशनल विक्टिम ऑफ पोस्ट एनफोर्स डिसअपियरेंस का डे तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, मगर जो समाज की हालत है, अब जैसे मैंने बताया कि मेरा उस सुभाष गोयल उसका नाम था, लड़के पूरा नाम, बहुत सालों के बाद जब माँ बाप थक गए, एक बार आया अपने घर, क्योंकि जो ये साधु परंपरा है, गौतम बुद्ध भी जो थे, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, कि राजा के बेटे थे, जब वो गौतम बुद्ध के नाम से हो गए, बुद्ध बन के उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो अपने परिवार से मिलने गए थे, अपनी पत्नी से भी मिले थे और अपने बेटे से भी मिले थे। उनके बीच में पति पत्नी के जो बातचीत हुई वो बात तो अलग है, क्योंकि सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध बन चुके थे, उनके माता पिता की तो मौत हो चुकी थी, बुढ़े हो गए। वो किताब हमने उनका गौतम बुद्ध की जीवनी अपने बचपन में पढ़ी थी, कि जैसे उसके माँ बाप ने उसको बच्चों को छुपा के रखा कि इसको दुनिया में जो अच्छी बातें देखने का मौका मिले, इसको जो बुरी बातें वो नहीं देखने का मौका मिले। मैं एक दिन वो अपने माँ बापों की उससे निकाल के अपने नौकरों के साथ निकल गया। उसने सड़क पे देखा कुछ आदमी जो थे एक लाश को लेके जा रहे थे, उसने पूछा ही कहा, तो नौकर ने बताया ये मर चुका है। उसने कहा कि क्या ये मर गया? वो कैसे? वो कहा जिसका जन्म हुआ उसकी मुक्ति तो होगी, तो ये ऐसे मर गया। एक बुढ़ा जा रहा था, उसको देखा, तो उसको देख के उसका गौतम बुद्ध ने कहा कि भाई तो ये क्या हुआ, ये क्यों सीधा नहीं चल पा रहा? तो कोचवान जो था उसने बताया कि भाई ये बुढ़ा हो गया है, पहले जब बच्चा हुआ उसका बड़ा होता फिर बुढ़ा हो जाता है, तो उसके बाद मर रहा था। तो वो ये क्यों होता है, इसकी खोज करने के लिए, इन्वेंशन के लिए, सर्च करने के लिए गौतम बुद्ध जो थे अपना घर बार छोड़ के एक दिन रात को अपनी पत्नी और छोटे से नवजात बच्चों को छोड़ के चल पड़े और गौतम बुद्ध बने। तो ऐसी वो सुभाष जो लड़का था मेरी बहन का, एक बार अपने 8-10 साधुओं की टोली के साथ अपने घर आया था लौट के, वो साधु बन गया था और साधु की टोली का वो मुखिया था, हेड था। और फिर बाद में पता चला, आस्ता आस्ता बड़ा होता गया, उसका जो था उसमें वो स्वरूपानंद, जो ये द्वारका पीठ, भारत में 4 शंकराचार्य हैं, वो द्वारका पीठ का शंकराचार्य उनमें एक है। एक शंकराचार्य है द्वारका पीठ का, एक कोची पीठ का, एक जगन्नाथ पीठ का, एक बद्रीनाथ पीठ का, 4 शंकराचार्य हैं, उनमें से एक था। और वो शायद आज भी वहीं पे रहता है, क्योंकि उसका पता जो लेटर डालो, मेरी जब बहन का देहांत हुआ था तो मेरी अपने जीजाई जो थे उनसे बातचीत हुई,
बोला विष्णु उसका तो, मैं कहा देखो पता नहीं है, कुछ पता नहीं। मैं कहा आपका ड्यूटी है, आप इतला दें जो भी है उसका, आपके पास आखिरी एड्रेस है, आप उसको चिट्ठी लिख दो, उसको पता चलेगा नहीं चलेगा। कहते नहीं, वो कहता था चिट्ठी लिख दो मुझे मिल तो जाएगी। तो वो बड़े दुखी थे। पत्नी की डेथ के मौत के बाद दुख तो होता ही है। उस टाइम भी मेरी बहन जो थी 72 साल की उम्र में मर रही थी कैंसर से। तो वो 5-6 साल बड़े थे, तो 77-78 साल की उम्र। तो मेरे कहने से उनका ठीक है विष्णु चिट्ठी तो लिख देता हूँ, वो लिख दी उन्होंने चिट्ठी, और वो चिट्ठी उसको मिल भी गई। और उसके बाद वो 10-15 दिन बाद जो था वो आया था अपने घर दूसरी दफा। अपनी माँ के पटना में कि सूचना पाने पे। तो ये जो सब चीज़ें हैं, तो बहुत से आदमी ये ऐसे भी बच्चों को किडनैप करके ले आते हैं और अपने आश्रम में उनको साधु बना के उसमें डाल देते हैं। शायद इस लाइन में अपने आप तो कोई ज़्यादा जूता नहीं है। ईसाइयों में भी लड़कियों को गरीब घर की जो है वो नन बना दिया जाता है, लड़कों को पादरी बना दिया जाता है, फादर बना दिया जाता है। साउथ इंडिया में तो देवदासी की भी प्रथा थी जो कि खत्म कर दिया, कानून बनाया गया। तो आज भी लड़का होता है, बच्चे गायब होते हैं, कोई गैंग मिलाता है, गलत उससे बच्चों से भीख मंगवाता है, उनके हाथ पांव तोड़ देते हैं, अपाहिज कर देते हैं, अपंग कर देते हैं। कुछ आदमी पकड़ लेते हैं, उनको बड़ा करके ट्रेनिंग देके उनको आतंकवादी बना देते हैं। अब ये बहुत से लड़के जो हैं आरएसएस में रास्ते से शिवसेना को ज्वाइन कर लेते हैं, उनको समझ नहीं होती है। उनके माँ बाप भी होते हैं, वो सोचते हैं तो अच्छे काम में जा रहा है, देश के काम में जा रहा है, देशभक्ति में जा रहा है, मगर जो वहाँ को सिखाया जाता है उसका दिमाग जो है सोचने की काबिलियत को ख़त्म कर देता है और उसको एक किस्म का आतंकवादी बना देता है। जैसे प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो थी इंदौर की, उसको पकड़ी भी गई थी, बम फाड़ने में इस्तेमाल करते हैं, बम ब्लास्टिंग में, टेररिज्म में। जो उसका प्रचारक था उससे बहुत सीनियर सुंदर जोशी, उसका मर्डर किया था, हत्या कर दिया। जिन्होंने हत्या की उसका पता नहीं, वही सब आरएसएस के आदमी थे। और बहुत बड़े लीडर जैसे दीनदयाल उपाध्याय थे, याद है मुझे, याद है 67-68 के आसपास MS गोलवारकर जो आरएसएस के संचालक थे, टॉप लीडर थे, उन्होंने उनकी हत्या करा दी। वो भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष थे और गोलवारकर के अपने आदमी थे, वो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे उपाध्याय जी। आज दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय भवन वो झंडे वालन पे और आज झांसी रोड पर उनके नाम पे बना हुआ है। मैं उनकी हत्या कर दी जब वो कानपुर से मर रहा। उनके जो सेवा के लिए और सिक्योरिटी के लिए 2 आदमी डिप्यूट किया, उन्होंने उनका गला दबा के और रात को चलती ट्रेन से उनको धक्का दे दिया, फेंक दी उनकी लाश को। तो गोलवारकर ने अपने ही आदमी की हत्या करा दी। तो ये पॉलिटिकल मर्डर था। नानाजी देशमुख जो थे वो भी आरएसएस के बड़े महान नेता थे, जनसंघ के भी बड़े नेता थे। उन्होंने भी इस बात को माना। एक अपने लेटर में उन्होंने लिखा है कि दीनदयाल उपाध्याय की हत्या जो थी पॉलिटिकल थी। और पॉलिटिकल किसने कराई? क्योंकि इनका भारतीय जनसंघ का, अखिल भारतीय जनसंघ का या भारतीय जनता पार्टी का जो तो मालिक है वो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है ना, आरएसएस ही है ना। और उसकी जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा है वो डिसीजन मेकिंग होती है, उसको हेड करता है संचालक, जैसे कि आजकल मोहन भागवत है।
तो ये भी फोर्स डिसअपियरेंस के अंदर ही आएंगे जो पॉलिटिकल मर्डर है। ये हमेशा होते आए हैं। जब सोवियत यूनियन में स्टालिन था, उसने अपनी ही पार्टी के बहुत से आदमियों के जो थे उनका आपसे साथियों का मर्डर करा दिया था। जो उसकी बात नहीं मानते तो उसे डिसएग्री करते थे। माओ तुसे तुमने चाइना में भी यही किया था। बहुत से नामों से उनकी शक्ल अलग अलग थी, स्लोगन और नारे अलग अलग थे, वो बहुत आदमियों की हत्याएं। तो हिस्ट्री में ये सब होता रहा है, फोर्स डिसअपियरेंस, और उसके विक्टिम का कोई नाम नहीं होता। हाँ, उसको करने वालों का जरूर नाम हिस्ट्री में आ जाता है। और जो ये इंटरनल होते हैं अंदरूनी, जैसे खरोली सब इंटरनल है, ऐसे पॉलिटिकल सभी पार्टी के जब एक दूसरे का मर्डर करवा देते हैं, वो भी इंटरनल मैटर है, गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। और सरकार की सिक्योरिटी एजेंसी जो है, जैसे इंडिया में इंटेलिजेंस ब्यूरो है, स्टेट पुलिस है, वो भी मार के दो फेंक देते हैं लाश को। एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर कहलाते हैं वो, कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाती है, ये आम बात है। तो इन चीज़ों के लिए रेवोल्यूशन बड़ा था। ये अच्छी बात है, ह्यूमन राइट्स का होना ही चाहिए। क्यों बच्चों के साथ या बड़ों के साथ हिंसा की जाए, चाहे बच्चों के साथ हिंसा की जाए या बड़ों के साथ हिंसा की जाए, बात तो गलती है। किसी के साथ भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। मैं यूरोप में तो इसमें तरक्की हुई है, काफ़ी हुई है, एडवांसमेंट हुआ है, पर मैं ये नहीं कह सकता कि वहाँ बिल्कुल ख़त्म हो गया। मगर ये साउथ एशिया में, अफ्रीका में भी मेघा में किसी कंट्री ने साइन नहीं किया, अरब कंट्री में, मिडल ईस्ट ने किसी ने साइन नहीं किया, सेंट्रल एशियन कंट्री ने किसी ने साइन किया, मेघाल में तो नहीं किया, चाइना ने भी नहीं किया होगा, वहाँ पे भी ये होता रहता है। अब बांग्लादेश की जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनी है, उसने डिसीजन लिया है कि इस कन्वेंशन को हम साइन करेंगे, एग्री करके ज्वाइन करेंगे। मैं इंडिया, पाकिस्तान, इन्होंने किसी ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया, तो यहाँ तो ये आम बात है। अब बांग्लादेश ने भी क्यों किया कि वहाँ पे 1000 शेख हसीना जो थी प्राइम मिनिस्टर, उसने इलेक्शन में, डेमोक्रेसी में, इलेक्शन में बेईमानियाँ की। भारत में भी 2024 के इलेक्शन हुई, 19 के भी इलेक्शन हुई थी, 2019 में इलेक्शन बेईमानी होती है। इलेक्शन कमीशन होते हैं, हैंडपिक होते हैं पर जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चाहे इंडिया है या पाकिस्तान है। और बांग्लादेश में, पाकिस्तान में तो आर्मी डिसाइड करती है कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, अगला कौन जीतेगा, कौन हारेगा। काय की डेमोक्रेसी, नाम की डेमोक्रेसी है। किसको इलेक्शन जिताना, किसको हराना, ये आर्मी डिसाइड करते हैं, वहाँ के कमांडर से है। तो बांग्लादेश में 1000 से ज़्यादा आदमी मरे। डेमोक्रेसी के मामले में क्या, डेमोक्रेसी क्या मतलब क्या है कि जनता का उसमें भागीदारी। अब उसे एक दिन नहीं होता है, वोट ही है, वोट डाल दिया, वो डेमोक्रेसी नहीं होती है। और डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि जैसे हमारे भारत में पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है, सेलेक्ट कमेटी है, पिछले 10 साल में तो पंगु हो गई थी। नरेंद्र मोदी सरकार को बहुत फुल मेजोरिटी थी, 30 साल के बाद मिली थी, तो उसको कोई बिल रेफर ही नहीं किया। नहीं तो उनको सेलेक्ट कमेटी को, स्टैंडिंग कमेटी को बिल रेफर किया जाता है। वो पब्लिक से एडवाइस में देके, अखबारों में, मीडिया में सलाह मशवरा मांगते हैं, और जो सलाह देते हैं उनको बुलाते भी हैं, उनकी मुजवानी की बात सुनते हैं। क्या करता है क्या नहीं करता उनकी मर्जी है। तो मैं भी 2 कमेटी में, एक तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बिल था, जब पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर होते थे, पी उपेंद्र उसके स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो मैंने भी सजेशन दिए थे कि यूनिवर्सिटीज़ में क्या होना चाहिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। तो मुझे बुलाया था, मैं भी वहाँ गया था, मैंने अपनी बात कही, उन्होंने सुनी। मगर वो क्या हुआ कि उस टाइम पास ही नहीं हुआ फिर, क्योंकि इलेक्शन हो गए,
वो बिल जो था पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस तो हो गया था, मैं पास नहीं हुआ था। उसके बाद जब लोकपाल बिल बना था उस पर भी मैंने अपने सजेशन दिए थे और कहा था क्या मैं कहा जो आपने चाहे तो लोकसभा से पास हो पाया या नागरिक का बिल है, इससे करप्शन बनना कुछ नहीं होना। एक और जब स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बने थे हमने सोचा था इससे पोल्यूशन कंट्रोल होगा, कोई नहीं हुआ। एक भ्रष्टाचार का करप्शन का एक और डिपार्टमेंट खुल गया। ऐसी जो लोकपाल जो बिल बना रहे हो इससे करप्शन बढ़ेगा जब तक कि लोकपाल को गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगी, प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करे। प्राइम मिनिस्टर तो बेईमान है, 2 नंबर के पैसे से इलेक्शन जीत के आया, उसके पार्टी के मेंबर इसने मेजोरिटी में दिया, तो चोर को बनाएगा ना, सेलेक्ट करेगा। जो बेईमान भ्रष्टाचारी इलेक्ट होके आया पार्लियामेंट में, प्रधानमंत्री बना है, वो अलीबाबा चालीस के साथ 40 चोर थे, ये 400 चोरों का सरदार है। तो भैया तो बेईमान को सेलेक्ट करेगा ना, तो उससे करप्शन कहाँ से खत्म हो जाएगा। लोकपाल बेकार की बेवकूफ़ी की बातें। ये बात कही तो सत्यव्रत चतुर्वेदी होते थे 5 दफे के राज्यसभा के मेंबर। नेक्स्ट टाइम में उन्होंने मुझे कहा कि अग्रवाल मैंने पढ़ा है आपका बहुत ध्यान से, आपने बड़ा अच्छा बनाया है, पर मुझे एक जॉब असाइन किया गया है, मैं वही करूँगा। कहता आपकी बात ठीक है, पर जो लोकसभा से आया पास हम उसी को रिकमेंड करेंगे। मैंने कहा कि वो आपका ऑप्शन है। मैंने आपने सलाह मांगी थी, न्यूज़पेपर में अट्रैक्ट करते, मैं उस टाइम बगलौर में मैंने अपना बना के आपको भेज दिया था और आपने मुझे बुलाया है तो मैं आ गया। मैंने अपनी बात कही। तो उनके पॉलिटिकल आदमी को लिमिटेशंस होती हैं उनकी भी। हम तो आज़ाद आदमी हैं, जो चाह वो लिख के भेज दें। तो ये भी मैं समझता हूँ एक तो ये करप्शन की वजह से कि जो करप्शन का अपोज करे उसका किडनैपिंग कर लो, उसकी हत्या कर लो। ये धार्मिक जो धर्म गुरु बैठे हैं बच्चों को उठवा लेते हैं, उन्हें अपने उसमें पंथ में शामिल कर लेते हैं। ये RSS भी उसी जो सर्वदानंद शंकराचार्य था उसके द्वारका पीठ के, उन्होंने मेरे भतीजे को भोपाल से उठवा लिया, भांजे को, मेरी बहन के लड़के को उठवा लिया। और मुझे क्या नाम मेरे भाई बता रहे थे उसको तो 108 के पास जो महंत बन गया था वहाँ, और 108 1008 बड़ी बात होती है, पता नहीं मुझे आज बहुत पुरानी बात हो गई कि आज वो कितना बड़ा महंत बन गया। महंत तो बन चुका था जब वो आया था भोपाल अपनी माँ की ध्यान की सूचना मिलने पर। तो खैर होगा, पता नहीं क्या है क्या नहीं अब तो, क्योंकि वो तो मुझसे बहुत उम्र में छोटा है, मैं तो 80 के एंटर कर रहा हूँ, तो वो तो भी होगा सही सलामत। तो ये जो है हम इंटरनेशनल ये विक्टिम ऑफ एनफोर्स डिसअपीयरेंस के बहुत से रीज़न होते हैं, मगर वो स्टार्ट होता है परिवार से, और जो बहुत से परिवार मिलकर एक समाज बनाते हैं, और बहुत से समाज मिलकर एक देश बनाते हैं, कंट्री बनाते हैं। तो इसकी जो बेसिक यूनिट है, जो जड़ें हैं, जिसके सीड्स हैं डिसअपीयरेंस के और विक्टिम ऑफ डिसअपीयरेंस, वो परिवार से ही चालू होते हैं, जो परिवार में हिंसा होती है। मेरी समझ ये कहती है बात, कहते हुए दुख होता है। शायद बहुत से आदमियों को बात हजम भी नहीं हो मेरी बात, मगर कभी याद करेंगे कि हमने अपने बच्चों को कैसे बेरहमी से पीटा है, तो शायद कुछ 4 से 2-4%, 10% उनको तकलीफ हो। तो आत्मा तो सबका ही होती है, हम कोई अच्छा काम करते हैं या गलत काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं हमारी आत्मा कहती है खुशी होती है। मैंने बहुत से अच्छे काम किए जिंदगी में, कुछ गलत काम भी किए होंगे, तो जब बुरे कामों का ध्यान आता है तो तकलीफ होती है कि मैं ना करता तो ज़्यादा अच्छा था, बच जाता इससे। तो ये सुख दुख ये सब साथ साथ चलते हैं, पैदल चलते हैं। जैसे दिन निकलता है तो रात भी आती है, रात आती है तो दिन भी निकलता है, सुबह भी होती है, शाम भी होती है, ये सब चलता है। तो ये कन्वेंशन है।
मैं समझता हूँ कि सभी सरकारों को इस पे अडॉप्ट करना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए यूएन जनरल असेंबली के कन्वेंशन को। भारत को भी करना चाहिए, अभी नहीं करेगा तो शायद कुछ दिनों बाद और या ह्यूमन राइट्स की वैल्यू हो, अभी तो कोई है नहीं, मुझे दिखाई नहीं देती। रोड पुलिस वाले पकड़ के अब टॉर्चर करते हैं, मर्डर करते हैं गरीब आदमियों का, वो भी एक विक्टिम है। बच्चे जो है उठा कर ले जाते हैं, उनके हाथ पांव तोड़ देते हैं, उसे भीख मंगवाते हैं, वो भी विक्टिम है। उसमें भी कुछ बचाव होना चाहिए उस ऐसी हरकतों से। ये बहुत सारी चीज़ें हैं आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, मगर इसमें सुधार लाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। बहुत कुछ हुआ भी, ऐसा नहीं कि कुछ हुआ नहीं, दुनिया में हुआ है बहुत कुछ, जरूर हुआ है, मगर इसको और बढ़ाने की, इस मुहिम को, इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाने की जरूरत है। मैं खुश होता हूँ देख के, मेरी बड़ी बेटी मुग्धा, उसके मेरे देवती होते हैं, वो अपने बच्चों को नहीं मारता कोई। मेरे बेटे का इससे उल्टा है बिल्कुल। जब मारते हैं अपने बच्चों को तो इसका ना अपनी फ्रस्ट्रेशन उतार रहे हैं। मैं भी बेटे को पढ़ने के लिए डांट डूट तो देता था, मारता कम नहीं था। किसी बेटे को नहीं मारा बचपन से ही। ये मेरी पोते की थे, जब उनकी 3-3, 4-4, 5-5 साल की उम्र से मैंने उनको उसी एज से पढ़ते हुए देखा है। तो ये विक्टिमहुड जो है, ये मैं समझता हूँ घरेलू ज़्यादा है और उसके बाद पॉलिटिकल भी है, और जो धर्म पे बेस्ड है ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजन, धर्म का मतलब कर्म, जैसे RSS है, या ये साधु हैं, ये शंकराचार्य बन के बैठ गए हैं, या चर्च है, इनमें नन्स हैं, ये मौलवी छोटे छोटे बच्चों को मदरसों में पढ़ाने शुरू करते हैं, मौलवी पंजाब उनको साइंस नहीं पढ़ाते, मैथ नहीं पढ़ाते। हालांकि इस्लाम में मैथ और साइंस के बहुत बड़े बड़े करिश्मे हुए हैं, सनातन धर्म में बड़े बड़े करिश्मे हुए हैं। ये जमीन जो है 400 के चारों तक घूमती है, ये सबसे पहले सनातन धर्म में बताया। वो XXLI लिख के वो गिनती जो होती थी, न्यूमेरिकल्स, वो जीरो का इन्वेंशन जो था, ये सनातन धर्म में हुआ था तक 6वीं या 7वीं सेंचुरी में। आर्यभट्ट वगैरह जो थे उस जमाने में, तो बहुत बड़े इन्वेंशन हुए। ऐसी बात नहीं कि धर्म में सब चीज़ें गलती होती है, अच्छी भी होती है, साइंटिफिक भी होती है। जीरो का इन्वेंशन जो था, इसने दुनिया को बदल दिया, जो कि आर्यभट्ट के जमाने में हुआ था। और एक स्टेट लाइन भी छोड़ा गया था आर्यभट्ट के नाम का नाम रख के उस पर इसरो ने। वो तो साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए ना। जो नेहरू के जमाने में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना, स्पेस रिसर्च का ये बना बंगलौर में, वो साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, वो चलता रहा। मगर पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी के बाद वो इसको साइंटिफिक टेम्पर कहते हैं। NCERT की किताबें बड़ी अच्छी किताबें हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो। मैंने अपने पोते पोती की किताबें देखी हैं, NCERT बहुत अच्छी किताबें हैं, बड़ी साइंटिफिक किताबें हैं। अब जैसे डार्विन की इवोल्यूशन भी हो रही है, तो
उसको एनसीईआरटी की किताब से हटा दिया गया। पाइथागोरस की थ्योरी है, उसको हटा दिया गया ये मोदी के जमाने में, क्योंकि ये साइंटिफिक नहीं है इसका दिमाग। आरएसएस भी साइंटिफिक नहीं है। तो गौ माता गाय का मूत्र पियो, तो बाबा रामदेव खुद बीमार होता है तो एलोपैथी की उसमें जाता है, इलाज कराने एम्स में एडमिट होता है, और बाकियों को कहता है आयुर्वेदिक की दवाइयाँ खाओ, गौमूत्र से बनी हुई दवाइयाँ खाओ, गोबर से बनी दवाइयाँ खाओ, जड़ी बूटी से तो ये भी बनती है एलोपैथी की दवाइयाँ जो है। तो जो साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए कि जिज्ञासा, क्वेश्चन, हमें हर चीज़ में हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए। बच्चे को अपने आप को डेवलप करने के लिए उसे सवाल पूछना सिखाओ। कोई भी बात हो तो मेरी बात में मत मानो, सवाल पूछो कि ऐसा है, मैं कहता हूँ ऐसा है, वो कहते क्यों है, पूछो उससे क्या है। ये पूछने की बच्चे में काबिलियत होनी चाहिए, और उसका ये संस्कार बचपन से ही होना चाहिए। ये नहीं कि जो बड़ों ने कह दिया या स्कूल में टीचर ने कह दिया, नहीं। जब मैं अपनी प्रस्तावना लिखने लगा था नोटबंदी बनाम ज़िले की ब्याह की किताब की, तो मैं अपनी पोती के साथ गया था, उनका एनुअल फंक्शन था। तो मैंने उस सुपरनोवा का जो था, एक लड़के ने मुझे एक्सप्लेन किया, 5वीं क्लास का बच्चा था। मैं उसकी बात सुन के मुझे बुलंदी आई, मैंने कहा ये चीज़ है। तो मैंने सुना था, जैसे बच्चे ने एक्सप्लेन किया, मैंने अपने बच्चों की जो है 8वीं 9वीं 10वीं की किताबें देखी, हमने भी वो सब्जेक्ट पढ़े थे, मगर जैसा वो एनसीईआरटी की किताबों में इतना बढ़िया ढंग से समझाया गया। हमारे ज़माने में ब्लैक एंड वाइट की किताबें होती थी, अब तो बड़ी कलरफुल किताबें आ गई मैथ की। बच्चों को मैथ में कैसे इंटरेस्ट हो, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा ये किताबें जो है एनसीईआरटी ने बना। अब जो है एनसीईआरटी की किताबों में गौमूत्र गाय का जो है गोबर भरवा जा रहा है। जो इवोल्यूशन की थ्योरी डार्विन क्या बताते हो, जब आप उसके आइंस्टाइन की क्वांटम थ्योरी हटाते हो, या पाइथागोरस की थ्योरी हटाते हो, हटा दिया, ठीक है, राजा जो चाहे वो करे। सभी आदमी आते हैं, बुरे भी आदमी आते हैं समाज में, इनका राज है, जो ठीक समझा किया। आगे कोई अच्छा आदमी आएगा, उसको सुधार देगा, वो बदल के सही लाइन पर ले आएगा। रेल चलती है, हजारों लाखों पैसेंजर्स को उसके स्टेशन पर उतारती है जहाँ जाना चाहता है। कभी कभी डिरेलमेंट भी हो जाता है, गाड़ी पटरी से उतर जाती है। तो पिछले साल में 10 साल में गाड़ी पटरी से उतर गई, ऐसा समझ लीजिए। तो पटरी पे आ जाएगी, मरम्मत हो जाएगी उसकी। तो ये जो सब चीज़ें हो रही हैं, मगर मैं समझता हूँ कि इसको मैं ह्यूमन राइट्स में, राइट्स क्या होता है, पहले ड्यूटी होती है, फिर कोई अधिकार होता है, और राइट्स तब बनते हैं जब अपनी ड्यूटी निभाए। तो मैं इसको ड्यूटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता हूँ, अपना फर्ज निभाया। और बहुत से आदमी कहते हैं कुरान पढ़ रहा हूँ, अरबी कुरान जो है अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। कुरान पढ़ी नहीं आती है, अपना फर्ज अदा किया जाता है। तो भाषा ही बदल गई, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं भाषा का ही। सुधार की तो बात क्या करनी है। ये सब बातें हैं, तो ये लोग का अच्छा है प्रयास है, वहाँ सारी दुनिया वालों ने मिलकर किया है। दो कितना अमल होता है नहीं होता है, मगर ये तो इवोल्यूशन की जो डार्विन की थ्योरी है, ये ग्रेजुअल होता है, इसकी स्पीड बहुत स्लो है, मगर होगा सुधार, मुझे ऐसी उम्मीद है। ह्यूमन राइट्स जो है, और ये विक्टिम जो है एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस के, इनको भी निजात मिलेगी। ये भी सब आस्ता आस्ता ख़त्म होगा, बंद होगा, और इनसे मानव को, सबको आज़ादी मिलेगी। नमस्कार, धन्यवाद।